तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस फ्रेश वीडियो में। हम सब इस वीडियो में भारतीय भूगोल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। इस टॉपिक से आपको सभी परीक्षा में 1 से 2 सवाल देखने को 100% मिलते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। हमने आपके लिए इस वीडियो में सारे फैक्ट, सारे डिटेल, सारे इन्फॉर्मेशन दिए हैं ताकि आपके किसी भी परीक्षा में इस टॉपिक को, इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी सवाल ना छूटे। और ये हमारा भरोसा है कि आपको पूरी यूट्यूब में इस टॉपिक पे आपको इससे अच्छा वीडियो पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। ठीक है, हमने पूरे डिटेल के साथ इस वीडियो को बनाया, बहुत मेहनत के साथ बनाया है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अंत तक देखने के बाद एक MCQ लगाया जाएगा, उसके बाद ये आपका पूरी तरीके से ये टॉपिक कवर हो जाएगा। इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं फॉर आपकी सक्सेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जनगणना का इतिहास देखेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्योंकि इससे हर पॉइंट से आपको एक एक सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, और पूछे जा चुके हैं, सभी परीक्षाओं में अलग अलग पूछे जा चुके हैं। तो ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आपको इनको याद कर लेना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए कि भारत की जो जनगणना उसकी शुरुआत कब हुई थी। उसकी शुरुआत हुई थी 1872 में। किसके द्वारा? तो यह लॉर्ड मायो के द्वारा और उनके कार्यकाल में यह संपन्न हुआ था। ये दोनों फैक्ट्स आप याद रखेंगे। 1872 में पहली बार हुआ था और किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड मायो के कार्यकाल में। ठीक है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे कि जो नियमित जो जनगणना है उसकी शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा हुई थी। लॉर्ड मायो ने 1872 में पार्शियल तरीके से, मतलब पूरी कंप्लीट सेंसस या पूरी जनगणना कंप्लीट नहीं करवाई थी। उन्होंने पार्शियल तरीके से कम कहीं 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 करवाया था, लेकिन पूरी नियमित रूप से अगर बात करें तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा हुआ था। तो देखिए आपको ये दोनों सवाल पूछा जाता है। अगर सिर्फ पूछा जाए कि जनगणना की शुरुआत कब हुई थी तो यह 1872 में हुई थी। किसके द्वारा और किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मायो के कार्यकाल में। लेकिन आपको अगर पूछा जाए कि नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत कब हुई थी तो यह लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि 1881 ईस्वी में जनगणना आयुक्त W प्लोडन थे। वही स्वतंत्र भारत के पहली जनगणना 1981 ईस्वी में हुई थी और उस समय आयुक्त कौन थे? RA गोपाल स्वामी। ये दोनों फैक्ट्स आपको याद रखने हैं कि जो पहली नियमित जनगणना जो हुई थी, नियमित किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के। तो उस समय जो आयुक्त थे वो W प्लोडन थे। और स्वतंत्र भारत की बात करें तो 1951 में पहली जनगणना हुई थी और उसके जो आयुक्त थे वो RA गोपाला स्वामी थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि आधुनिक विश्व में सबसे प्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को जाता है। अगर बोला जाए कि पूरे विश्व में, वर्ल्ड की बात करें तो सबसे पहले किसने सेंसस या जनगणना करवाया था? तो स्वीडन ने। ठीक है, यह 1749 ईस्वी में कराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 ईस्वी में से अमेरिका में हुई। 1801 ईस्वी में इंग्लैंड में जनगणना प्रारंभ हुई। मतलब अगर जो अभी भारत में जो चल रहा है वो भी किस तरीके का जनगणना? डिकेडल है, दशकीय, हर 10 साल में एक होता है। तो ये जो 10 साल में जनगणना करने का शुरुआत जो है वो 1790 में अमेरिका से शुरू हुई और इंग्लैंड ने भी 1801 ईस्वी में इसकी शुरुआत की। फिर बाद में 1872 में भारत आया ये, लेकिन भारत में 1872 में जो आया वो नियमित नहीं था, वो लॉर्ड मायो के कार्यकाल में जो था। नियमित कब था? तो 1881 ईस्वी में, जो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। और एक बात और फ्रेंड्स कि इस वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन, सारे फैक्ट्स दिए जाएंगे और 5 मिनट के वाले वीडियो में आपको 5 मिनट का ही फैक्ट्स मिलेगा और बड़े वीडियो में आपको बड़े वाला ही, लंबा ही और ज़्यादा ही फैक्ट्स मिलेगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें, आपको सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। 5 मिनट का वीडियो मैं भी आपको बना के देता तो आधे से ज़्यादा पॉइंट्स गायब होते, लेकिन मैंने सारे पॉइंट्स डाल दिए हैं, इसलिए इस वीडियो का लेंथ बड़ा हुआ है और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। ठीक है, तो देखिए कुछ और फैक्ट्स जो देखते हैं, वो जो फैक्ट्स हमने बताया आपको, उसके अलावा कि भारत की जो जनगणना है उसका जिक्र भारतीय संविधान के धारा 246 में और 7वीं अनुसूची में जिक्र किया गया। आपको पता होगा इस तरह के सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, हर पॉइंट्स अपने आप में एक सवाल है, इसलिए आप एक भी पॉइंट को मिस ना करें। सबसे पूछा जा चुका है सवाल।
सवाल। ठीक है, तो देखिए भारत की जो जनगणना है उसका भारतीय संविधान में अगर राज्य व्यवस्था से कनेक्ट करें तो धारा 246 में और 7वीं अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, और जो जनगणना संगठन है, ठीक है, जनगणना संगठन किसके अंतर्गत काम करता है, तो यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है और इसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि जो सेंसस है, सेंसस ऑफ इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसके अंदर काम करता है, तो यह गृह मंत्रालय के अंदर काम करता है। और इसका काम क्या है, तो इसका काम यही है कि यह देश भर में जनगणना संबंधित कार्यों को निर्देशित करता है और जनगणना के आंकड़ों को जारी करता है, यही मेन काम है। अच्छा, आपको एक सवाल आपके लिए है फ्रेंड्स कि अभी वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है, इसका आप जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दें और कमेंट ज़रूर दें। हम बहुत बेसब्री से आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं। और वीडियो पसंद आए आपको ये पूरा देखने के बाद तो आप लाइक करें, पसंद ना आए तो डिसलाइक भी करें। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है इसमें कि जो 2011 की जनगणना जिसको 15वीं जनगणना कहते हैं, उसकी शुरुआत महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा 1 अप्रैल 2011 ईस्वी को शुरू हुई थी। फाइनली जो हमारा 2011 का सेंसस जिसे कहते हैं उसको बनाने का शुरुआत जो है 1 अप्रैल 2010 ईस्वी से ही कर दी गई थी। और ये कितनीवीं जनगणना थी, तो यह 15वीं जनगणना थी। लेकिन आपको बता दें एक सवाल यहाँ और पूछा जाता है कि 15वीं तो थी, लेकिन 15वीं कब से थी, ये जब नियमित रूप से 1881 से होना स्टार्ट हुआ है लॉर्ड रिपन के समय, उस समय से जोड़े तब ये 15वीं थी। लेकिन स्वतंत्र भारत की अगर बात करें तो यह 7वीं थी। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। स्टेट पीसीएस में एसएससी में सवाल पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत की जो 2011 की जो जनगणना हुई वह कितनीवीं थी, तो यह 7वीं जनगणना स्वतंत्र भारत की थी। लेकिन अभी तक कुल की बात करें तो यह 15वीं थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सितंबर 2010 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना स्वीकृति प्रदान की थी। आपको बता दें कि 2010 में भारत में जो है कि 1931 में एक बार जाति कास्ट सेंसस होता है, जाति का पूरा विवरण किया जाता है, वो 1931 में एक बार जारी किया था। उसके बाद स्वतंत्र भारत में पहली बार 2010 में जाति आधारित जनगणना को स्वीकृति दी गई थी। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ जो आप याद रखेंगे पॉइंट्स कि 2011 को जो जनगणना था उसका शुभंकर क्या था, उसका शुभंकर था प्रज्ञक शिक्षिका और इसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये भी पूछता है आपको कंपटीशन में। ठीक है, तो 2011 का जनगणना का आदर्श वाक्य आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स इसमें हम देखते हैं जो आप याद रखेंगे, जैसे कि आपको बता दें कि जनगणना जो 2011 में जो जनगणना हुआ था, ठीक है, उस समय एक पहली बार देश में एनपीआर लागू किया गया था 2011 में जनगणना में एनपीआर। आपको पता होगा अभी वर्तमान में भारत में एनपीआर लेके बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, बहुत सारे बहस चल रही है, तो ये सवाल आपको हो सकता है कभी देखने को मिल जाए। तो आप याद रखिएगा इस बात को कि भारत में पहली बार एनपीए 2011 में लाया गया था। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है एनपीआर का, तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रार। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें देश के सभी नागरिकों के कुल 15 विवरण दर्ज करा जाते हैं। ठीक है, आपके बारे में 15 तरीके के अलग अलग फैक्ट्स को इसमें इस रजिस्ट्रार में दर्ज किया जाता है। और इसके ऊपर के सभी नागरिक जो भी होते हैं उनका सभी का बायोमेट्रिक, ठीक है, 15 साल से ऊपर जितने भी नागरिक होंगे उन सभी का बायोमेट्रिक आंकड़ा को भी ये एकत्रित करता है एनपीआर। अभी वर्तमान में भारत में एनपीआर संबंधित बहुत सारी बहस चल रही है, तो ये सवाल आपको हो सकता है फ्यूचर में देखने को मिले। ठीक है, एक और पॉइंट जो आप यहाँ याद रखेंगे वो ये है कि 2001 ईस्वी की जो जनगणना में भारत का जो प्रशासनिक विभाजन जो हुआ था वह 593 में किया गया था, 593 जिलों में किया गया था प्रशासनिक विभाजन जनगणना का। ठीक है, और आपको यहाँ बता दें कि जबकि 2011 की बात करें, एक की बात किए तो 593, लेकिन 11 में यह जो है 640 जिलों में इस प्रशासनिक विभाग प्रशासन के रूप में इसको विभाजित किया गया था जनगणना के लिए। तो आप देखिए कि 1 से लेके 11 तक आप देख सकते हैं कि कुल कितने 27 नए जिलों का निर्माण हुआ और जिसमें सेंसस करवाया गया। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट्स है इसमें, जो तीसरा पॉइंट जो है वो याद रखने का है कि जो महान विभाजक वर्ष, ये सवाल आपको कई बार पूछे गए हैं।
महान विभाजक वर्ष किसको कहा जाता है? तो आपको बता दें कि भारत के जो जनगणना का इतिहास है उसमें 1921 किसको 1921 ईस्वी को महान विभाजक की संज्ञा दी जाती है। याद रखेंगे 1921 को महान विभाजक की संज्ञा दी जाती है। 1911 से 1921 के दौरान भारत में जो जनगणना की जनसंख्या की जो वृद्धि थी, दशकीय वृद्धि मतलब डिकेडल ग्रोथ, 10 साल में जो वृद्धि होता है, जो थी वो कितनी थी? 11 से 21 तक थी -0.31%। और इसका फलस्वरूप हुआ क्या कि इस दशक में भारत की जनगणना में 33 लाख की कमी आई। इसलिए 1921 को हम लोग क्या कहते हैं? महान विभाजक, डिवीज़न, ठीक है, पॉपुलेशन का डिवीज़न। क्योंकि अचानक से इतना कम होना, 11 से लेके 1921 में देख रहे हैं आप -31% का गिरावट आया, तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? महान विभाजक। अच्छा, यहाँ आपसे एक प्रश्न है कि ये तो महान विभाजक हो गया, लेकिन लघु विभाजक किसे कहते हैं? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें इसका भी, कि लघु विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए एक और इसमें पॉइंट्स जो है वो आप ध्यान रखेंगे कि जो राष्ट्रीय जनगणना नीति जो है, ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है, वह 2000 ईस्वी के अनुसार वर्ष 2045 ईस्वी तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है। ठीक है, जो हम लोगों ने 2000 में एक पॉलिसी बनाई थी, इस पॉलिसी को कहते हैं नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। इसके अनुसार 2045 तक हम लोग अपने देश में एक क्या कह सकते हैं, एक जनसंख्या स्थिरता हम लोग प्राप्त करने का लक्ष्य रखे हैं। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष आई थी? यह 2000 में आई थी, और हमारा लक्ष्य कितना है? तो 2045 तक जनसंख्या स्थिरता लाना है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। आप चलिए आगे देखते हैं, और जितने भी पॉइंट्स के अपने आपको जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका आप लिख के ज़रूर जवाब दें। उससे होगा क्या कि आपका ये याद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए कि 2011 की अब जो कुछ प्रमुख आंकड़े हैं उनको अगर हम देखें, अच्छा कुछ और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रमुख आंकड़ों को हम देख लेते हैं कि 2021-11 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ 8,54,977 है, जिसमें पुरुषों का जो है 51.47% है और महिलाओं का जो है 48.53% है। इसमें आपको पुरुष की संख्या नहीं पूछी जाएगी और महिलाओं की संख्या भी नहीं, इसमें आपको परसेंटेज पूछा जाएगा। तो आप परसेंटेज याद रखेंगे कि पुरुषों का परसेंटेज 51.47% है, वहीं महिलाओं का प्रतिशत जो है वो है 48.53%। आपको बता दें कि 2011 ईस्वी की जो जनगणना हुई है उसके अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व जनसंख्या की 17.5% है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। सवाल पूछा जाता है कि भारत की जो जनसंख्या है पूरे दुनिया की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? तो वह 17.5% है। ठीक है, आगे देखिए कि जनसंख्या घनत्व जो है वो 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। आपको बता दें कि 2001 में हुआ था जो है सेंसस, उसके अकॉर्डिंग भारत में जो जनसंख्या घनत्व था वो कितना था? वह था 325, लेकिन 2011 का जो सेंसस हुआ उसमें बढ़ के कितना हो गया घनत्व? 382, मतलब वृद्धि हुई है। ठीक है, आगे बात करें, इसमें आप एक पॉइंट्स और भी याद रख सकते हैं कि जो जनसंख्या में जो वार्षिक वृद्धि हुई है वह घटी है। ठीक है, लेकिन दशकीय वृद्धि है वो भी घटकर कितना प्रतिशत हो गई है? 17.7%। डिकेडल ग्रोथ, ऐसे इससे पॉइंट से आपको नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं। हाँ, लिंग अनुपात आप देखिए इंपॉर्टेंट है कि लिंग अनुपात जो है आपका वो 933 से बढ़कर कितना हो गया है? तो वह 943 हो गया है। ठीक है, लिंग अनुपात 933 से बढ़ के 943 हो गया है। और शिशु लिंग अनुपात है वह 927 से घटकर 918 हो गया है। फ्रेंड्स, यहाँ जो मैं दो फैक्ट्स बता रहा हूँ किसका किसका है?
एक तो है 2001 सेंसस का 2001 और एक है 2011 सेंसस का। तो यही दोनों के बीच में कंपैरिजन किया गया है। तो आपसे सवाल स्टेट में, हालांकि सेंट्रल में तो नहीं पूछेगा, लेकिन स्टेट पीसीएस में या स्टेट का कोई भी एग्जाम है उसमें फैक्ट्स पूछ देता है कि कितना घटकर पिछला वाला से रेफरेंस में पूछ देगा इस बार का। तो देखिए 2011 के एक के कंपैरिजन में कितना हो गया, 918, और लिंग अनुपात जो ओवरऑल लिंग अनुपात की बात करें तो 933 से हो गया 943। आपके लिए यहाँ भी एक सवाल है कि शिशु लिंग अनुपात किसे कहते हैं, आप हमें वहाँ कमेंट बॉक्स में बताएं, डिफाइन करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए कि जनसंख्या में जो साक्षर लोगों की संख्या की बात करें तो 64.84% है, और उससे बढ़कर 73% हो गया है 2001 से 2011 के बीच में। और पुरुष साक्षर की बात करें तो वो 75.26% से बढ़कर 80.9% हो गया है। और महिला साक्षर की बात करें तो 53.67 से बढ़कर 64.6% हो गया है। ग्रामीण क्षेत्र में बात करें तो न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। भारत के, आपसे सवाल पूछेगा कि भारत के किस राज्य में न्यूनतम ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो उसका आंसर आप करेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में सबसे न्यूनतम साक्षरता है। शहरी क्षेत्र में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पे शहरी क्षेत्र में सबसे न्यूनतम लोग साक्षर हैं। पूरे देश की बात करें, सभी जिलों की बात करें, सभी राज्यों की बात करें तो। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य बात करें तो वो केरल है। और शहरी क्षेत्र में बात सर्वाधिक साक्षरता वाला बात कौन सा हो गया, केरल हो गया। और देश में अब तक कौन सा राज्य है जिसे पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है, तो वह है केरल। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। केरल एक ऐसा राज्य है जिसे पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है। ठीक है, अब देखिए कि 2011 के जनगणना जो हुई है उसके अनुसार देश में अनुसूचित जाति SC के व्यक्तियों की कुल संख्या 20.14 करोड़ है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। याद रखेंगे, SC की कितनी जनसंख्या है, 20.14 करोड़, वह पूरे देश की कितनी है, वह 16.6% है। आगे देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति, जिसको ST भी कहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, उसकी जनसंख्या कितनी है, उसकी जनसंख्या 10.43 करोड़, और यह देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार बात करें तो देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। ठीक है, किसकी बात की है हमने, नगरीय जनसंख्या की बात की है और ग्रामीण की। तो नगर में कितनी प्रतिशत है, नगर में जनसंख्या 31.2% भारत जो है वह नगर में बसता है, जबकि 68.8% भारत जो है वो कहाँ बसता है, ग्रामीण में, गाँवों में बसता है। राज्यों में सबसे कम सिक्किम की, वहीं केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम लक्षद्वीप की जनसंख्या है। आपसे पूछ दिया जाए कि किस स्टेट में सबसे कम जनसंख्या है और आपसे ऑप्शन में दे दे सिक्किम और लक्षद्वीप भी, तो आप किसे टिक करेंगे, सिक्किम को। ठीक है, क्यों, क्योंकि सिक्किम राज्य की बात की है तो राज्य सिक्किम है, लेकिन अगर पूरा ओवरऑल पूछा जाए तो लक्षद्वीप में सबसे कम होगा, और लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे जनसंख्या सबसे कम है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग शुरू करते हैं जनसंख्या, और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो आते हैं उन सभी को अब हम कवर करेंगे। ठीक है, और सिक्किम के बारे में आपको मैंने बता दिया, याद रखेंगे, और साथ ही साथ आप किसको याद रखेंगे, लक्षद्वीप, इन दोनों में सबसे कम जनसंख्या है। ठीक है, अब सबसे बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले। हम लोग सब 3-3 देखेंगे, सर्वाधिक 3, न्यूनतम 3। क्यों, क्योंकि सवाल जो पूछे जाते हैं वो अब एक नहीं पूछा जाएगा आपसे उत्तर प्रदेश अगर ऑप्शन में दे ही ना, ठीक है, और आपसे महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा दे देता, आप कैसे टिक करेंगे। तो आप 3 याद करें, ये 3 में 100% आपको एक ना एक आप एलिमिनेट कर लेंगे, सवाल को बना लेंगे। तो 3-3 हम लोग सब देखेंगे, सर्वाधिक और न्यूनतम। देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी पेपर उठा के देखिए, आपको इससे अगर टॉपिक नहीं मिलेगा तो आप कमेंट में हमें बताइए। 1-2 सवाल हमेशा देखने को मिलता है, इसलिए इस टॉपिक को आपको रटना ही होगा, अच्छे से समझना ही होगा। ठीक है, और इस वीडियो को आप पूरा देखें, आपको हमारा पूरा भरोसा है कि आपको फिर ये सवाल इस टॉपिक पे नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले हम लोग सर्वाधिक की बात करें
सर्वाधिक में सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, ठीक है, उससे थोड़ी कम है महाराष्ट्र की, उससे थोड़ी कम है बिहार की। मतलब क्रोनोलॉजी में अरेंज किया जाए तो नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 बिहार। न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम है सिक्किम, उससे थोड़ा ज़्यादा है मिजोरम और उससे थोड़ा ज़्यादा है अरुणाचल, ठीक है। तो नीचे से ऊपर बढ़ेंगे तो सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये तीनों भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, दशकीय वृद्धि की बात करें, डिकेडल ग्रोथ मतलब 10 वर्षों में वृद्धि, मतलब 2001 में जो सेंसस हुआ, फिर कब हुआ 2011 में, तो इन 10 सालों में, ठीक है, इन 10 सालों में वृद्धि किसकी सबसे अधिक रही है प्रतिशत वाइज, तो सबसे अधिक रही है मेघालय की, फिर थोड़ी सी कम उससे अरुणाचल प्रदेश की, फिर उससे थोड़ी सी कम बिहार की, ठीक है। और सबसे कम डिकेडल ग्रोथ दशकीय वृद्धि कहाँ पे हुई है, कहाँ पे दर्ज की गई है, तो यह की गई है नागालैंड में, उससे ज़्यादा केरल में और उससे ज़्यादा गोवा में, ठीक है। मतलब सबसे कम का बात किया जाए तो नागालैंड ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे कम दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा जनसंख्या घनत्व, ठीक है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, बिहार का, उससे थोड़ा कम पश्चिम बंगाल और उससे थोड़ा कम केरल। इन तीनों का जनसंख्या घनत्व जो है बहुत अधिक है। बिहार का अगर आपको डेटा जानना है तो मैं बता दूं कि बिहार का अराउंड है 1106 है बिहार का। पश्चिम बंगाल की बात करूं तो उसका है 1028 और केरल की बात करूं मैं तो उसका है 860। ये तीनों टॉप 3 राज्य हैं जिनका जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। न्यूनतम की बात करें तो सबसे न्यूनतम है अरुणाचल प्रदेश, इसका मात्र 17 है, ठीक है। और उसके बाद है इससे थोड़ा सा ज़्यादा किसका, मिजोरम का है 52 और सिक्किम की बात करें तो ये है 86, ठीक है। तो ये 3 है सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। नेक्स्ट देखिए लिंग अनुपात, ठीक है। लिंग अनुपात की बात करें, लिंग अनुपात क्या होता है, प्रति 1000 मेल पे कितनी फीमेल है, वही हो गया लिंग अनुपात आपका, है ना। 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं। तो इसमें देखिए सबसे टॉप के 5 राज्य की बात करें तो सबसे अच्छा लिंग अनुपात किसका है, केरल में है। कितना है यहाँ, 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं, ठीक है। सबसे हाई है 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं, किसकी, केरल की। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में है 996 जो सेकेंड हाईएस्ट है। और थर्ड बात करें तो आंध्र प्रदेश का है जिसका 993 है, 993। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। सर्वाधिक केरल का है, इस फैक्ट को तो आपको याद रखना ही है, कितना है 1084। न्यूनतम पे आते हैं तो न्यूनतम तो आपको पता होगा हरियाणा, ठीक है। हरियाणा का सबसे कम है, सबसे लिंग अनुपात सबसे खराब है देश में, कितना है तो 879 889 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। उससे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ें तो जम्मू कश्मीर का है 889 889 और उससे ज़्यादा बढ़ें थोड़ा सा तो सिक्किम का है, कितना है 890, ठीक है। ये तीनों का जो है लिंग अनुपात आपका तीनों टॉप 3 और न्यूनतम में 3, ठीक है। अच्छा, लिंग अनुपात में 2 चीज़ आप याद रख सकते हैं, वो शिशु लिंग अनुपात सबसे अधिक किसका है, सबसे कम। इसमें 3 नहीं सिर्फ 2 याद रखें। शिशु लिंग अनुपात सबसे अधिक है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। शिशु लिंग अनुपात सबसे अधिक किसका है, अरुणाचल प्रदेश का, कितना है 972। और सबसे खराब या सबसे कम किसका है, ये भी हरियाणा का है 834, ठीक है। ये शिशु लिंग अनुपात है, ठीक है, याद रखेंगे इसको आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साक्षरता की बात करें तो सबसे साक्षर राज्य भारत का केरल है। यहाँ पे कुल 94.4% लोग साक्षर हैं, ठीक है। इसीलिए 94% लोग साक्षर, इसलिए इसे वो पूरा इसलिए इसको संपूर्ण साक्षर राज्य भी घोषित किया जा चुका है, ठीक है, केरल को। इससे थोड़ा सा कम किसका है, मिजोरम का है। कितना है मिजोरम का, तो मिजोरम का जो साक्षरता दर है वह है 91.3%। और गोवा की बात करें तो गोवा का जो साक्षरता दर है वह कितना है, वह है 88.7%, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूनतम, लिस्ट की बात करें, लिस्ट की तो सबसे साक्षरता में सबसे खराब स्थिति किसकी है, बिहार की है। कितनी है तो 61.8%। उससे थोड़ी सी अच्छी स्थिति किसकी है तो है अरुणाचल प्रदेश 65.4%। और उससे थोड़ी सी अच्छी किसकी है, राजस्थान की
66.1%। इसमें आप जो फैक्ट्स है, ये जो परसेंट वाला जो फैक्ट दे रहा हूँ, इसमें सबको याद नहीं रखना है आपको, सिर्फ सबसे ज़्यादा और सबसे कम याद रखना है। जैसे कि केरल का मैंने बताया सबसे अधिक कितना है, 94% साक्षर है, लेकिन बिहार का सबसे खराब है, तो इसका कितना है, तो बिहार का सबसे कम है, कितना है, 61.8%। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें ग्रामीण साक्षरता देखते हैं। ठीक है, ग्रामीण साक्षरता सबसे अधिक, ग्रामीण में लोग, गांव के लोग सबसे अधिक साक्षर कहाँ पे हैं, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे हैं, हिमाचल प्रदेश में। और उसके बाद बिहार थोड़ा सा कम, उससे उसके बाद असम। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नगरीय जनसंख्या। ठीक है, नगरीय जनसंख्या मतलब उस राज्य में या कुछ केंद्र शासित प्रदेश में नगर में कितने प्रतिशत लोग रहते हैं। ठीक है, टाउन और विलेज में डिवाइड किया जाता है हमारे किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को, किसी भी राज्य के। तो नगर में जो ज़्यादा रहते हैं उनकी बात कर रहा है, तो सबसे अधिक जो है वो गोवा में रहते हैं नगरीय जनसंख्या, उससे थोड़ा कम मिजोरम, और उससे थोड़ा कम किसका, तमिलनाडु का। ठीक है, ये क्या है, नगरीय जनसंख्या। आगे देखिए कि अनुसूचित जनजाति की बात करें तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति कहाँ पाया जाता है, पंजाब में, उससे थोड़ा कम हिमाचल प्रदेश में, और उससे थोड़ा कम पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अनुसूचित जाति की बात करें तो सबसे अधिक कहाँ है, पंजाब, उससे थोड़ा कम हिमाचल प्रदेश, और उससे थोड़ा कम पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुसूचित जनजाति की बात करें, इसमें सर्वाधिक ही आपको पूछा जाता है जनरली, तो इसके लिए यही पॉइंट्स आपको, यही फैक्ट्स याद रखने हैं। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति मतलब ट्राइबल सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में, उससे थोड़ा कम महाराष्ट्र, और फिर उड़ीसा। ये भी आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित कुछ फैक्ट्स देखते हैं। अभी तक हमने राज्यों के बारे में जनरली सारा डिटेल देखा, अब हम लोग केंद्र शासित प्रदेश जो हैं भारत के, उनके बारे में कुछ डिटेल्स देखते हैं। जैसे आपको बता दें कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, वो है दिल्ली, और न्यूनतम की बात करें तो वो है लक्षद्वीप। मतलब भारत के जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उसमें सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, दिल्ली की है, और सबसे कम किसकी है, लक्षद्वीप की है। ठीक है, दशकीय वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली है, या सबसे न्यूनतम कौन है, वह लक्षद्वीप है। मतलब डिकेडल ग्रोथ, एक दशक में, 10 साल में किसका सबसे ग्रोथ अच्छा रहा है, दादरा नगर हवेली का, और सबसे खराब लक्षद्वीप का। ठीक है, सबसे जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, और सबसे कम कौन है, वो है अंडमान एंड निकोबार। दिल्ली में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, और सबसे कम कहाँ पे है, तो वह है अंडमान एंड निकोबार में। सर्वाधिक लिंग अनुपात की बात करें तो पुदुचेरी जो है वहाँ पे सबसे अच्छी लिंग अनुपात है, और सबसे कम कहाँ पे है, वह है दमन और दीव में। ठीक है, लिंग अनुपात सबसे अच्छी कहाँ पे है, पुदुचेरी में है, और सबसे खराब कहाँ पे है, वह है दमन एंड दीव में। और सर्वाधिक साक्षरता वाला बात करें तो वो कौन सा प्रदेश है, तो वो लक्षद्वीप है। ठीक है, और न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला बात करें, प्रतिशत वाइज बात करें, पॉपुलेशन वाइज नहीं, जनसंख्या वाइज नहीं, प्रतिशत वाइज, तो प्रतिशत वाइज जो है आपका सबसे जो कम है, ठीक है, वो है दादरा एवं नगर हवेली, और सबसे अधिक कौन है, लक्षद्वीप। ठीक है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या दिल्ली का है, और सबसे कम किसका है, अंडमान एंड निकोबार का है। नगर मतलब टाउन में जो रहते हैं लोग, उसकी बात करें तो दिल्ली में सबसे मैक्सिमम लोग टाउन में ही रहते हैं, अंडमान निकोबार में मैक्सिमम लोग कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं। ठीक है, तो ये थे पॉइंट्स जो आपको केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित थे, जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, और इससे सवाल आपको देखने ही जाते हैं, प्लस कुछ पॉइंट्स और है जो आप नोट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति का निवास नहीं करता है। मतलब जो अंडमान एंड निकोबार जो हमारा आइलैंड है, वहाँ पे कोई भी एससी कम्युनिटी के लोग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, एक भी नहीं पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, पूछा जाता है कभी कभी सवाल कि भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे एक भी एससी अनुसूचित जाति नहीं पाए जाते या निवास नहीं करती, तो अंडमान निकोबार में एक भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। और सबसे ज़्यादा जो एसटी है, जो जनजाति है, जनसंख्या प्रतिशत वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है, वो कौन बताया मैंने आपको, लक्षद्वीप है। यहाँ पे प्रतिशत वाइज बात करें तो यहाँ सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति के लोग यहीं पे रहते हैं, किसमें, लक्षद्वीप में। और
एसटी की बात कर सकते हैं, एसटी सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश बात करें तो वो है दादरा एंड नगर हवेली। यहाँ पे पॉपुलेशन वाइज सबसे अधिक जनजाति रहते हैं। कहाँ पे? दादरा एवं नगर हवेली। ये बात कर रहा हूँ मैं आपको केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। एक और याद रख सकते हैं पॉइंट की सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वह चंडीगढ़ है, ठीक है। एससी जनसंख्या प्रतिशत, ठीक है, एससी शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति जो इसका सबसे प्रतिशत वाइज सबसे ज़्यादा वो कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। और दिल्ली में सबसे अधिक एससी जनसंख्या है, ठीक है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ जनसंख्या वाइज सबसे अधिक है एससी का पॉपुलेशन। तो प्रतिशत वाइज अगर बोलेगा कोई सबसे ज़्यादा एससी कौन से केंद्र शासित प्रदेश में रहती है तो चंडीगढ़ में। आपको पूछा जाएगा कि जनसंख्या वाइज सबसे अधिक एससी पॉपुलेशन कहाँ रहती है तो वो दिल्ली में रहती है। तो याद रखेंगे आप। और जनसंख्या की दृष्टि से आपसे मैंने बताया कि लक्षद्वीप सबसे छोटा है, तो ये पॉइंट को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये था सेंसस पे हमारा वीडियो, ठीक है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया। आप कमेंट ज़रूर करें, जितने भी सवाल आपसे पूछे गए उसके जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और थैंक यू, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।